afternoon, students, and welcome to Frontis Terry. Today we are going to revise two idioms from them. First is writing on the wall. The meaning of this idiom is the situation is going to become very difficult or unpleasant. Second is full of baloney. The meaning of this idiom is nonsense, unintelligent, and foolish. So I now request sir to start the class. Thank you. हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, आज आपके समक्ष मैं पुनः कुछ ईडियम्स लेकर के उपस्थित हूँ। आप कृपया इनको हमेशा की भांति अपने रिकॉर्ड में लिख लें और एक बार सुन लें और फिर आप एक बार मनन कर लेना, आपको याद रह जाएगा। ईडियम्स में हालांकि भावार्थ होता है परंतु इतना डिफिकल्ट नहीं होता है। एक बार याद करने से, एक बार इमेजिनेशन में लाने के बाद में आपको याद रह जाएगा। तो फर्स्ट इज यूएसपी, इसको बोलते हैं अपन यूनिक सेलिंग पॉइंट या यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन। ये क्या होता है, हर कंपनी का अपना एक यूनिकनेस होती है। अपने प्रोडक्ट की वो एक ऐसी खासियत बताते हैं कि आप हमारा प्रोडक्ट क्यों काम में ले रहे हैं, हमारा प्रोडक्ट की क्या खासियत है, दूसरों से हमारा प्रोडक्ट क्यों अच्छा है। तो एक तो वो ये कह सकते हैं कि हमारा प्रोडक्ट जो है हालांकि महंगा है परंतु हमारा प्रोडक्ट जो है ना बहुत लंबे समय तक आपको सेवाएं देते रहेगा। दूसरा, हमारे प्रोडक्ट की जो सेवाएं हैं वो भी बहुत अच्छी हैं। तीसरी बात यह है कि हम आपके लिए हमेशा तैयार हैं। हम आपके बैक एंड कॉल पर हैं, यानी आप हमको कहेंगे तभी हम आ जाएंगे। और अन्य बातें भी वो बता सकते हैं कि हमारा ब्रांड जो है ना वो बहुत शानदार ब्रांड है। जैसे कि चॉकलेट वाले कहते हैं कि साहब इट विल नॉट मेल्ट इन द हैंड बट इट विल मेल्ट इन द माउथ। वो अपने आइसक्रीम के बारे में कहते हैं। आजकल आप पढ़ते रहते हैं, बहुत आ रहा है अमूल के बारे में, तो वो अपना यूनिक सेलिंग पॉइंट ही बताने की कोशिश करते हैं। तो यूनिक सेलिंग पॉइंट का मतलब यही है कि वो हमारा प्रोडक्ट, हमारा ब्रांड का जो प्रोडक्ट है वो दूसरों से कैसे भिन्न है और आपको क्या क्या हम सहूलियत प्रदान करेंगे। जैसे अपन ने लास्ट वीडियो में देखा था कि जो देखा था ना, डज इट वाट एवर इट रिटन ऑन द टिन, वो इस तरह का था कि मतलब इसका जो कलर आएगा पेंट का, जो हमने टिन पर दिखाया है वो का वो कलर आपके कोई भी जो है खिड़की हो, दीवार हो, कहीं वैसा का वैसा रंग आएगा। हम इसमें कोई चीटिंग नहीं है, कोई डिसेप्शन नहीं है। दूसरा जैसे वॉलमार्ट है, वॉलमार्ट जो अमेरिका का जो है ना चेन ऑफ मॉल्स है, वो उनका कहना है कि सेव मनी लिव बेटर, कि हम सस्ती बेचते हैं ताकि आप आनंद से रह सकें। तो इस तरह से आप जब भी कोई बात हो तो हर कंपनी अपना यूनिक सेलिंग पॉइंट बताने की कोशिश करती है और ग्राहकों को अट्रैक्ट करने की करते हैं। तो आप यूएसपी का आप ध्यान रखें, बहुत शानदार है। वेयर देयर इज स्मोक देयर इज फायर। देखो कुछ न कुछ तो दाल में काला है, हम बोलते रहते हैं ना, कुछ तो कुछ दाल में काला है, यानी किसी की कोई न कोई बुराई हो रही है, किसी के प्रति कुछ न कुछ अंगुली उठ रही है। तो इसका मतलब है कि अंगुली उठ रही है तो जरूर कुछ न कुछ उसके काला मामला है, यानी उन्होंने कोई न कोई जरूर जो है ना ऑफेंस किया होगा। क्यों, कहने का मतलब है कि बिना धुआं के आग नहीं हो सकती। इन धुआं और आग का चोली दामन का साथ है, तो यदि कहीं धुआं है तो वहाँ जरूर आग है। यानी आप पर से कोई न कोई अंगुली उठी है तो आप ये डेफिनेट मानिए कि उसमें कोई न कोई डिफेक्ट या कोई रॉन्ग डूइंग है। सो वेयर देयर इज स्मोक देयर इज फायर। अब नाउ पेप टॉक। पेप टॉक का मतलब है कि हम आपको उत्साहवर्धक, आपको कुछ एक्साइटमेंट, आपको कुछ एनकरेजमेंट करें तो आप उस काम के लिए तैयार हो जाएं। आप उदास बैठे हुए हों तो हम आपको कुछ कहते हैं, अरे कितने उदास क्यों हो, लग जाओ, देखो सफलता सभी को मिलती है जो काम करते हैं, और नाउ एंड नेवर, लग जाओ इस काम के। जिस प्रकार से आप याद करो ना, कांग्रेस की एक बड़ी नेता ने या एक बड़े नेता ने 14 दिसंबर को रामलीला मैदान पर भाषण दिया था पब्लिक को कि कर मारो, तो वो कर मरे, दूसरे दिन ही शाहीन बाग का धरना आरंभ हो गया। तो इसी तरह से हम इंडिविजुअल को भी एनकरेजमेंट कर सकते हैं और एक ग्रुप को भी हम एनकरेजमेंट करें, उसको पेप टॉक बोलते हैं। पेप आया पेपर से, जो आपकी काली मिर्च होती है ना, वो काली मिर्च खाने में डालते हैं तो आपको जोश आ जाता है। तो इसका मतलब है आपको जोश लाने के लिए जो आपको कहा जाए वो पेप टॉक बोलते हैं। Until you are blue in the face, या लगे रहे कि मतलब ब्लू इन द फेस का मतलब है आपका जो है ना बिल्कुल निरर्थक प्रयास हो जाए।
जब तक आपका निरर्थक प्रयास है आप चिल्लाते रहें, कोई काम करने वाला तो नहीं करेगा। अनटिल यू आर, जैसे आपने किसी को बुलाया, भाई ये काम करना है, आप बुलाते रहिए, इट विल बी ऑफ नो यूज, यू विल गेट नो सक्सेस। तो यदि आपको सक्सेस नहीं मिलती है, आपका कहना कोई नहीं करता है, तो आप चिल्लाते रहिए, आप ऑर्डर देते रहिए, कोई काम नहीं करेंगे। तो इसको जो है समानार्थक इसका यही होगा कि यू कीप ऑन शाउटिंग until you are blue in the face, but the result will be big shiver. Year in and year out. देखो year in and year out का मतलब है uninteresting work. साल गुजरता है, साल शुरू होता है, साल गुजरता है, साल शुरू होता है, दिन उगता है, दिन छिपता है, दिन उगता है, दिन छिपता है। एक बिल्कुल ड्रैप थिंग, एक बिल्कुल कॉमन सेंस, मतलब एक तरह से कॉमन थिंग, कोई इंटरेस्ट नहीं है, किसी प्रकार की कोई जो है ना करने का उत्साह नहीं हो, तो हम क्या करेंगे, ईयर इन ईयर आउट, डे इन डे आउट, वही काम, वही रोजमर्रा, वही रोजाना जो भी काम करना, वही रोजमर्रा का, कोई किसी प्रकार का कोई डेविएशन नहीं हो, किसी प्रकार का कोई किसी प्रकार का जो है ना टेम्पटेशन नहीं पैदा हो, कोई उत्साहवर्धक चीज जिंदगी में नहीं होती हो, तो हम कह देंगे ईयर इन ईयर आउट। टेक द फिफ्थ, ये टेक द फिफ्थ का बहुत इंटरेस्टिंग है। ये जो है ना यूनाइटेड स्टेट्स का जो फिफ्थ अमेंडमेंट है कॉन्स्टिट्यूशन में उन्होंने किया है, उसके मतलब ये है कि किसी भी व्यक्ति को आप उसी के स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए विवश नहीं कर सकते। यानी किसी को यदि आपको दोषी ठहराना हो तो उसी को आप कंपेल नहीं कर सकते कि वो आपके विरुद्ध, खुद के विरुद्ध ही गवाही दे ले। ये उनका यूनाइटेड स्टेट्स का 5वां संविधान संशोधन है, और जिसके कारण से यह लोग, कोई भी व्यक्ति कह सकता है कि मैं मेरे विरुद्ध गवाही देने के लिए मैं असमर्थ हूँ, मैं नहीं दूंगा। यानी जो प्रोसिक्यूशन आपको कोई सवाल पूछता है और पूछते पूछते आपको ऐसा आपसे कहलाना चाहता हो कि आप दोषी हैं, तो आप चुप रह सकते हैं। चुप रहना आपका अधिकार है इस फिफ्थ अमेंडमेंट के लिए। यानी आप उस समय मना कर सकते हैं कि इसका जवाब मैं नहीं दूंगा और मेरा नहीं देने का मेरा अधिकार भी है। दैट इज कॉल्ड टेक द फिफ्थ। नाउ अब आ जाइए, दो मैंने लिया, एक तो लॉजी और एक कैप्ट। हर्पेटोलॉजी देखो बहुत बड़ी साइंस है, बहुत बढ़िया साइंस है। ये हर्पेटोलॉजी में अध्ययन करते हैं हम तो रेप्टाइल्स और एम्फीबियंस। रेप्टाइल्स तो आप जानते हैं केवल जो रेंगने वाले जानवर होते हैं, और एम्फीबियंस होते हैं जो लैंड एंड वाटर में दोनों में रहते हों, उनका अध्ययन करते हों, तो उस साइंस को हम बोलते हैं हर्पेटोलॉजी। कोई भी व्यक्ति कहता है कि मैं हर्पेटोलॉजिस्ट हूँ, तो आप समझ जाना कि वो अध्ययन, उसका जो सब्जेक्ट मैटर है उसका सब रेप्टाइल्स एंड एम्फीबियंस है। नाउ बिब्लियोक्लेप्ट, आपने समझा था क्लेप्टोमांसी, इसी तरह से बिब्लियोक्लेप्ट है। बिब्लियोक्लेप्ट का मतलब है बुक की चोरी करने की नीयत रहना। यदि आप कहीं जाए और उसकी बुक्स आपको पसंद आ जाए तो चुपचाप आपको नियत होती है थैले में डाल के छाती के उसको लगा करके और निकल जाना। तो ऐसी यदि आपकी प्रवृत्ति है तो आप है बिब्लियोक्लेप्ट। तो आज के लिए इतना ही मैं आपके लिए इडियम्स लाया हूं, और कल आपके लिए और शानदार इडियम लाऊंगा। तब तक कि आप इंतजार करना और इनको याद कर लेना, इतना ही मैं आपसे चाहता हूं।